जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। टू ब्लॉक्स A and B are joined by a thin thread that passes over a frictionless pulley. Block A is at rest on a rough horizontal surface and block B is held at rest just below the pulley. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो आपके पास अभी ये जो ब्लॉक A है ये रेस्ट पे है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है स्टूडेंट्स, और ब्लॉक B भी अभी रेस्ट पे है। और इसको अभी किससे हमने बांधा हुआ है? एक पुली से, और इसको कनेक्ट किया हुआ है कहां से? ब्लॉक ए से कनेक्ट किया हुआ। ब्लॉक बी इज रिलीज एंड इट फॉल्स वर्टिकली। ब्लॉक बी को रिलीज किया जाता है। द थ्रेड रिमेन्स लूज अंटिल ब्लॉक बी हैज फॉलन अ डिस्टेंस 0.45, द मास ऑफ द ब्लॉक 0.50। तो जैसे ही आप थ्रेड को लूज करते हो, सॉरी ब्लॉक बी को आप रिलीज करते हो, तो वो नीचे की तरफ गिरता है। और जब तक थ्रेड जो टाइट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द टेंशन फैक्टर, तो वहां पे कहता है उस पॉइंट पे जहां पे हाइट 0.45 है, जीपी फाइंड आउट करके दिखाओ बेटा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप सो कि फौरन आप इसको अंडरस्टैंड कर पा लोगे। सो MGH, ओके। अगर हाइट गिवन हो ना तो उसमें हम माइनस भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो क्या टोटल हाइट इतनी है, ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे पहुंचा है, तो उसको हम माइनस भी कर लेते हैं। ऑलराइट, तो अगर कभी आया क्वेश्चन तो इंशाल्लाह करवा दूंगा आपको। सो व्हाट इज मैस? मैस गिवन है 0.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.45 एंड द आंसर इज 2.3 जूल्स। आपका आंसर आ गया, ठीक है। द मैस ऑफ ब्लॉक ए इज 2 kg। व्हेन द थ्रेड टाइटन्स it pulls on block A which moves on the right at a speed of 0.6। तो कहता है जैसे ही आप ब्लॉक बी को आपने रिलीज किया, जैसे थ्रेड टाइट हुआ, ब्लॉक ए आगे की तरफ मूव करना शुरू होगा। कितनी स्पीड से? 0.60 मीटर पर 0.60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं। कैलकुलेट द इंपल्स एक्सर्टेड ऑन ब्लॉक ए एज इट एक्सलरेट फ्रॉम 0 to 0.6। सो यू हैव टू फाइंड आउट द इंपल्स। इंपल्स तो हमने मोमेंटम के चैप्टर में पढ़ा है ना। व्हाट इज इंपल्स? m v minus u. All right, so what is mass 2? What is the final velocity? It's 0.6 initial velocity, rest में है बेटा, तो 0 हो जाएगी। and what's the answer? 1.2 न्यूटन सेकेंड आंसर आ गया। All right, both the blocks now move at a constant speed। क्योंकि कनेक्टेड बॉडीज है, ए लेवल में कनेक्टेड बॉडीज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आप लोग कि जब बॉडीज कनेक्टेड हो जाती है तो उनकी वेलोसिटी दोनों की सेम हो जाती है और एक्सेलरेशन भी सेम हो जाती है, ठीक है। अंटिल ब्लॉक बी हिट्स द ग्राउंड एंड द थ्रेड बिकम्स लूज अगेन। एक्सप्लेन द एनर्जी चेंज दैट टेक्स प्लेस इन द ब्लॉक ए आफ्टर द ब्लॉक बी स्टॉप्स मूविंग। तो बेटा जब कांस्टेंट स्पीड है तो इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? कांस्टेंट हो गई ना। क्या ख्याल है? वेलोसिटी कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन जब ब्लॉक बी जमीन को हिट करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा, तो अब ब्लॉक ए को आगे खींचने वाला कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। वो जो आगे टेंशन मिल रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लॉक बी, जो स्ट्रिंग के थ्रू टेंशन मिल रही थी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अब वो मिलना खत्म हो गई। थ्रेड तो अगेन लूज हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो कहता है अब एनर्जी चेंज क्या होगी? जो कि पहले काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट थी, अब वो किस में कन्वर्ट होगी? किस और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी? वो जरा एक्सप्लेन करो। ठीक हो गया? तो हम स्मॉल सा हिंट देते हैं। एट कांस्टेंट स्पीड, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, कांस्टेंट स्पीड पे रिजल्टेंट फोर्स 0 एंड काइनेटिक एनर्जी आल्सो कांस्टेंट। ओके हो गया? अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, जरा प्लीज ध्यान से देखिएगा। इसको लिखना बेशक नहीं है, बस रिजल्टेंट फोर्स 0 लिख दिया, इतना काफी है हमारे लिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं रिजल्टेंट फोर्स कैसे 0 होगी स्टूडेंट्स। फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स है, टेंशन ड्यू टू स्ट्रिंग। ऑलराइट, ये टेंशन क्यों है? क्योंकि ब्लॉक भी बेटा नीचे गिर रहा है, इसके साथ कनेक्टेड है ना, तो ये ब्लॉक भी नीचे गिर रहा है। आई होप सो कि ये चीज आप अब अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, ठीक है। ओके जी, फॉरवर्ड फोर्स मैंने बता दी। फॉरवर्ड फोर्स, दिस इज फॉरवर्ड फोर्स। व्हाट इज बैकवर्ड फोर्स? बैकवर्ड फोर्स कौन सी है बेटा? बैकवर्ड फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सी फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स कर लो, फ्रिक्शनल बेशक ना बोलो, फ्रिक्शन फोर्स कर लो, जो कि इन कांटेक्ट होगा ब्लॉक ए उस फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। बात तो समझ आ रही है? सिंपल सी बात है। तो अब जैसे ही ब्लॉक बी स्टॉप होगा, थ्रेड लूज होगा, टेंशन गायब हो जाएगी, ये टेंशन डिक्रीज हो जाएगी, कुछ भी कर लो, मिनिमम लेवल पे चली जाएगी। तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डोमिनेट करेगी और आपका जो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी है
वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, इंक्रीज एंड इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, या थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये तीनों में से कोई से भी कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो आपको इंशाल्लाह मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। ऑलराइट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगर आपने नहीं ये लिखा तो ज़रा लिख लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ऑलराइट, चलिए जी आगे लिखते हैं। एट कांस्टेंट स्पीड लिख दिया, ब्लॉक बी स्टॉप्स, कंडीशन है जी ब्लॉक बी स्टॉप, फ्रिक्शन increases causes block A to stop and there is decrease in kinetic energy, there is decrease in kinetic energy किस चीज की, ऑफ ब्लॉक A। ऑलराइट, यहां तक लिख लिया। अभी एक लाइन इसमें और हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी स्लैश, अब ये मैं अपनी तरफ से लिख लो, ठीक है। इंक्रीज इन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, इसको ऐसे कर लो, ठीक है। वर्क डन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, अगेंस्ट फ्रिक्शन is increase in internal एनर्जी। तो ये बेटा लाइन ऑप्शनल है, इसको बस याद कर लो एज इट इज, बाकी ऊपर आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप पहली लाइन नहीं भी लिखना चाहते तो ना लिखो, बाकी ब्लॉक बी स्टॉप से यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ले आओ तो आपको तब भी इंशाल्लाह मार्क्स फुल मिल जाएंगे। ऑलराइट, ठीक हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, tidal power derives most of its energy from the moon and part of its energy from the sun. State one other source of the power which drives energy from the sun. तो बेटा सोलर पैनल्स लगाते हो, सोलर एनर्जी क्या है, सन से ही बिजली लेती है और हमारा काम आसान करती है, जिंदगी आसान करती है। State what source of power which does not drive from energy from, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जियोथर्मल बना लो इसमें। ओके हो गया, न्यूक्लियर कर लो, इसके अलावा और बहुत सी कर सकते हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक कर लो, ईटीसी कुछ भी कर लो, ठीक हो गया। शो द स्मॉल वाटर टर्बाइन, ठीक है जी, वाटर टर्बाइन शो किया गया। एक्सप्लेन वेदर दिस मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज रीन्यूएबल। यार समंदर में तो ऐसे ही चल रहा है ना, उसका तो फ्लो रुक ही नहीं रहा, पानी के बहने का फ्लो तो रुक ही नहीं रहा ना, तो ये तो कंटिन्यूस सप्लाई, ये तो खत्म हो ही नहीं रही। तो ये भी एक रीन्यूएबल मेथड है, जियोथर्मल एनर्जी हो गई, पानी से अर्थ की हीट को यूज किया जाता है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, और स्टीम से फिर आगे टर्बाइंस को रोटेट किया जाके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक है। डिफरेंट प्रोसेस है। तो यहाँ पे कह रहा है कि विद दिस मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर इज रीन्यूएबल एनर्जी, हम पानी के फ्लो से टर्बाइंस को रोटेट करवा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या ये रीन्यूएबल? बिल्कुल ये रीन्यूएबल है। तो अब इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। एज फ्लो ऑफ वाटर इज अ 8 मिनट्स हो गए, इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ टाइडल एनर्जी। टाइडल मतलब वेव्स की फॉर्म में, जो वाटर वेव्स चल रही होती है उनसे जो हमें मिल रही है, विच इज अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स। तो इतना हमारा आंसर इंशाल्लाह काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। द मास ऑफ वाटर, हाँ इसको ज़रा ध्यान से आप लोगों ने समझना है। बस लास्ट क्वेश्चन है, यस लास्ट क्वेश्चन है, इसको ज़रा बेटा हिम्मत करके ज़रा ध्यान से समझेगा। द मास ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द टर्बाइन ईच सेकेंड इज दिस वन। तो हम डाटा बना लेते हैं यहाँ पे। मास स्टूडेंट्स कितना है? 6 × 10⁻³ kg। ओके, द स्पीड ऑफ द वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड। आगे बात समझ सबको। 40% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कितने परसेंट कन्वर्ट हो रही है? 40%। इस लाइन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। क्लियर हो गया? तो 40% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बात भूलनी नहीं है प्लीज आपने, ठीक है। ओके, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी
और कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं वो? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड। दोबारा पढ़े जरा इसको, थोड़ा सा ये क्रिटिकल सा है, जरा ध्यान से देखिएगा। द मास ऑफ वाटर, जो टरबाइन को रोटेट करवा रहा है वो इतना है। द स्पीड ऑफ वाटर वो भी दी हुई है। अब जरा फोकस करो इस बात पे। कहते हैं ये जो आर है ना मास, और ये जो स्पीड है वाटर की, ये जब 100% अपना देते हैं और टरबाइन को रोटेट करवाने की कोशिश करते हैं तो इस काइनेटिक एनर्जी में से सिर्फ 40% जो है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका मतलब है सबसे पहले तो हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं ना, फिर उसका 40% निकालेंगे तो हम अपनी जिंदगी को आसान कर लेंगे। आई होप सो कि ये चीज आप फौरन से पिक करके ही होगे। तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी 1/2, व्हाट इज मास? Mass is beta 6 into 10 raised to power 3. What is V? It's 2 square. So you get kinetic energy is equal to, अगर आंसर निकाला जाए इसका तो 12,000 जूल्स आता है। अब जरा बेटा देखो, ध्यान से देखो, ये 12,000 जूल्स एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लग रही है टरबाइन्स पे, उसके ब्लेड पे लग रही है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन चूंकि साइंस क्या है और एक्सपेरिमेंटेशन है तो कोई चीज़ 100% तो हो नहीं सकती, लिहाजा इस टाइम जो एफिशिएंसी चल रही है इस सारे प्रोसेस की वो 40% है। इसका मतलब ये जो एनर्जी है बेटा ये कितनी है? 100% है। कन्वर्ट कितनी हो रही है? 40%। तो इस वैल्यू के 40% निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकेंगे इंशाल्लाह। सो काइनेटिक एनर्जी अब आप लिख दो 40% ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो कि सिर्फ यूज हो रही है इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए। सो 40% ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा? 12,000। ऑलराइट, 40% निकालनी, 40 डिवाइडेड बाय 100, तो जो भी आंसर है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ऑब्वियसली 0.4 आंसर आएगा। ठीक है, सो अब कितनी आंसर आ रही है? 4800 वॉट आंसर आ, सॉरी 4800 ये आंसर आ रहा है, 4800 जूल्स आंसर आ रहा है। ठीक हो गया? अब चेक करें। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? अब आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल पावर। सो व्हाट इज पावर? पावर इज एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। सो व्हाट इज एनर्जी? कितनी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है? जनरेट कर रहे हो ना, ठीक है, तो आपके पास कितनी एनर्जी इस टाइम कन्वर्ट हो रही है? ये है 4800 जाओ। ऑलराइट, बात समझ आ रही? अच्छा, टाइम कितना है स्टूडेंट्स? हम यहां से अंदाजा लगाते हैं, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है लिहाजा हम इसको 1 सेकेंड कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया? सो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? 4800 वॉट आंसर आ जाएगा। पर सेकंड की बात हो रही है, द स्पीड ऑफ द वाटर इज पर सेकंड, तो काइनेटिक एनर्जी भी पर सेकंड की बात हो रही है। एक सेकंड में काइनेटिक एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही? 12,000 जॉल्स। लेकिन कन्वर्ट कितनी हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? 4800 जॉल। तो पावर कितनी होगी उसी सेकंड की, पर सेकंड की? 4800 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाए। इसको जरा एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा, और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर कर दूंगा। ये जी इसकी मार्किंग स्कीम अच्छी तरह देख लीजिएगा। आई होप सो कि सारी बातें हमने कर ली होंगी। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज रिकॉल एंड यूज काइनेटिक एनर्जी 1/2 फॉलोड बाय द कैलकुलेशन। ये देखें 40% ऑफ दैट वैल्यू टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल आउटपुट। तो हमने भी यही किया है, 40% को कन्वर्ट किया है। मोस्ट कैंडिडेट रिकॉल द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बट वीकर कैंडिडेट्स ऑफन फॉरगेट टू फाइंड वी स्क्वायर when substituting। वेलोसिटी का स्क्वायर जरूर कर दीजिएगा। A common mistake was to calculate 60% of kinetic energy as the electrical energy output, and another common error was to give, तो 40% है ना, तो 60% ना समझ लिया, 100 में से 40 को माइनस नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो ज़रा इस पे फोकस करेंगे इंशाल्लाह, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। अब इनमें बाकी पास्ट पेपर के क्वेश्चन में खुद बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हर चीज़ सोल्यूशन की फॉर्म में देखिएगा नहीं, खुद से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह अब आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि ये सब कुछ खुद से परफॉर्म कर सको। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।